हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने E2 यानी एलिमिनेशन का E2 रिएक्शन वाला पार्ट देखा था और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप लोगों ने सबने ट्राई करा होगा और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आइसोमेरिज्म रिलेटेड है, तो पहले उसको डिस्कस। क्वेश्चन है C5H11Br में आपको बनाने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पर चेक करना था क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्योंकि कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि सर ओपन चेन बनाने या रिंग बनाने, या आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि इसमें ओपन चेन बनेंगे या रिंग बनेंगे। ठीक, अगर रिंग का ऑप्शन है तो ही रिंग बनाओगे, नहीं है तो फिर क्यों बनाओगे। चलो चेक कर लेते हैं एक बार C5H11Br को। तो C5H11Br के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो आता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है वो आता है 0। कैसे? इसको आप CnH2n+2 यानी कि अल्केन के जनरल फॉर्मूला से कंपेयर कर लो। तो अल्केन के जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो C5, अगर आप n की जगह 5 रखते हो उस फॉर्मूले में, तो C5H12 आएगा। उस एक H की जगह हमने Br लगा दिया। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, यानी कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे होने वाले हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, ओपन चेन। क्या होंगे? ओपन चेन। ओपन चेन क्यों होंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, रिंग बनाओगे उसका DB। फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो तो सबसे पहले 5 कार्बन और ब्रोमीन लगा दिया इधर, पहला ये हो गया। फिर से 5 कार्बन की चेन, अब पोजीशन चेंज करेंगे किसकी, ब्रोमीन की। दूसरा ये हो गया, तीसरा ब्रोमीन। तो 3 हमारे पास 5 कार्बन की चेन के, जहां पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5 की, ये 3 की। ठीक, चलो उसके बाद 4 का कर लेते हैं। अब इसमें भी यार यहाँ पर आ सकता है, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका E2 का प्रोडक्ट भी लिखना है। फिर यहाँ पर और ये यहाँ पर आ सकता है। फिर उसके बाद 4 के केस में बहुत सारे केसेस होते हैं, यहाँ पर भी आ सकता है और एक बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, तो 4 कार्बन के केस में यही पॉसिबिलिटी है ना। देखो यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। सबके नाम अलग अलग आ रहे हैं IUPAC के, तो इसीलिए आइसोमर्स हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन का केस ये रहा, यहाँ पर पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इस तरीके। क्लियर? चलो E2 का प्रोडक्ट बनाना है। क्या करना है? E2 का प्रोडक्ट बनाना। एक मिनट का चेक कर लेता हूँ क्या ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें बनाना है E2 का प्रोडक्ट। चलो डायरेक्ट बनाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बने। यहाँ पर ब्रोमीन, इसके बगल वाली पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, तो डबल बॉन्ड C पेंट 1E। क्या? पेंट 1E। इसका प्रोडक्ट, इसका E2 का प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका E2 का प्रोडक्ट आ जाएगा ये। मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, हॉफमैन नहीं बना रहा हूँ मैं, भी सिर्फ सेटजेट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ। इसका यहां से निकालो, यहां से निकालो, बात एक ही है। शायद ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। इसमें देखो यहाँ पर है और इसमें हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटी एक ही है। ये इसका प्रोडक्ट होगा, है ना। इसका प्रोडक्ट देखें क्या, इसका भी मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। ओके, ठीक, इसका बनाते हैं यहाँ पर तो सेम ही हो जाएगा। इसका एक ही पॉसिबिलिटी है।
बन गया। इसका देखें, इसके केस में E2 नहीं होगी, क्यों? इस पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं बचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको E2 देखने को। तो ये था क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन, तो कुछ ज्यादा भारी नहीं था। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अब आ जाता है स्टीरियो सॉरी, हम लोगों ने स्टीरियो सिलेक्टिविटी और रीजियो सिलेक्टिविटी की बात कर ली थी। एंटी रिएक्शन चलो बचाइए। अब आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक, दैट इज केसेस व्हेन हॉफमैन इज मेजर प्रोडक्ट। अब हमें देखना है कि कब आपका हॉफमैन क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो सबसे सिंपल होता है, फर्स्ट पार्ट है वो सबसे आसान है, दैट इज व्हेन बल्कि bases are used। अब अगर आपके पास बल्कि बेस है तो देखो भाई, बल्कि बेस यानी कि खुद बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसका मतलब क्या बल्कि बेस का, कि खुद वो काफी ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्राउडेड है। तो जो वो हाइड्रोजन निकालने जाएगा तो वो उस जगह से निकालना जाएगा जहां पर भीड़ ऑलरेडी क्या हो, ऑलरेडी कम हो। तो बल्कि बेसिस में हमारे पास जो सबसे पहला है, जो आपको पता होना चाहिए वैसे भी, CH3 O। एक तो बल्कि बेस हमारे पास ये हो जाता है। इसके बाद और भी बल्कि बेसिस है, जैसे CH3, ये नाइट्रोजन के हैं बट स्टिल लिख लो, ये हो गया एक। और इसमें इसी में 3 डिग्री भी होगा, ऐसा मुझे पता था। इसी में एक 3 डिग्री भी होगा, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो देख रहे हो भीड़भाड़ कितनी ज्यादा है, देख रहे हो कितना ज्यादा बल्कि बेसिस है। समझ आ रही बात, बहुत ही ज्यादा बल्कि बेसिस है ये। तो इनके केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर देखने को मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं फर्जी सा, ठीक है, एग्जांपल ले लो, जैसे C Br। क्लियर है? अब इसके केस में अगर आप रख देते हो क्या, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इस तरीके से टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो इस केस में आपको मेजर प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो हॉफमैन देखने को मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन ये वाला जाएगा, आंसर आएगा C ये होगा आपका मेजर प्लस C और ये हो जाएगा आपका माइनर। क्लियर है? ये आपका माइनर हो जाएगा। तो इन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। अगर हम इसमें और भी क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो चलो छोड़ो, तो वो बात एक ही है। एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें 2 केस है। इसमें आपने रखा एक बार तो ET3 और एक बार आपने रखा यहाँ पर ET3N, और यहाँ पर आप सिंपली ETO माइनस ऑइल। एक हीटिंग तो दोनों में ही होगी, तो दोनों में एलिमिनेशन होने वाला है। ET3N ये वाला बंदा है, ठीक है, ये ग्रुप क्या है, इथाइल, ठीक है। ET3N आपका ये वाला बंदा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन। अब देखो ये हाइड्रोजन और एक कौन सा वाला हाइड्रोजन, दोनों में से कोई सा भी एक साइड का दोगे, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा कौन से वाले के साथ, इसके साथ।
ठीक है, ये लेस बल्कि बेस है तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा, वो देखो यहां से प्रोडक्ट बनेगा, है ना, दिस इज योर सेट Z, ओके, दिस इज योर सेट Z। हो सकता है गाइस आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं चेक कर लूंगा एक बार। और इसके केस में क्योंकि बल्कि बेस है तो कौन सा वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, तो बन जाएगा क्या, दैट इज योर ऑफ, ये क्या है, ऑफ में। बात समझ आ गई, क्लियर है पॉइंट। तो दिस इज सेट Z एंड दिस इज ऑफ में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ विजिबिलिटी, ओके, तो ये फोटो आधा आ रखा है, बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये जाएगा आपका, अगर ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, तो ये होगा सेकंड वाला और ये होगा फर्स्ट। क्लियर, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन और डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। ओके, तो कॉपी कर लो इसको। इसके बाद देखते हैं दूसरा केस कि कब हम वापस से हॉफमैन देखने को मिल सकते हैं। ये तो तब था जब आपका बेस क्या हो, बल्कि हो। बेस क्या हो आपका, बल्कि हो। अब देख लेते हैं लीविंग ग्रुप के हिसाब से भी। चलो, अब हमारा लीविंग ग्रुप क्या हो, पुअर। सेकेंड केस आ जाता है हमारे पास, when living group is poor। जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CHF और CH3। ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप बड़ा ही ढीठ किस्म का है। कैसा है, ढीठ किस्म का है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अब समझो, इसको CH2H लिखो और इधर भी H लिखो, ताकि पता चल जाएगा ना कि कौन सा वाला निकालेंगे, कौन सा वाला नहीं निकालेंगे। तो ये हमारे पास A वाला है और ये B वाला है। तो बेसिकली फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये देखो, यहाँ से इसने पुल किया, यहाँ से इसने इधर पुल किया, इस तरीके से इसने पुल किया। क्या करा, पुल करा। अब आपको ये बताना है कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा वाला होगा, क्योंकि एक बेस आएगा वो किसको ढूंढेगा, एक ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को। किसको ढूंढेगा, एक ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को। तो देखो F यहाँ पर क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है। क्या लगा रहा है, -I। यहाँ पर CH3 की वजह से क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है +I। तो इसका एसिडिक नेचर क्या है, थोड़ा कम है, और इसका एसिडिक नेचर थोड़ा सा ज्यादा है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर बेस आता और यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनता, कॉमन सी बात है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाता, छोड़ो इसको, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाता, इधर भी और इधर भी एक नेगेटिव चार्ज बनता। अब कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, बताओ। यहाँ पर एक +I लग रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। वापस से समझो, बेस आया, लिविंग ग्रुप पुअर है। लिविंग ग्रुप बोलता है मैं अभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या बोलता है लिविंग ग्रुप, मैं अभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, इंतजार करेगा। तो बेस आता है, इसको निकाल के लेके जाने लग जाता है। क्या करता है, निकाल के लेके जाने लग जाता है। यहाँ पर जनरेट होने लग जाते हैं डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस के चार्ज। मान लो दो केस है ना, तो एक बार इधर डेल्टा माइनस जनरेट हुआ, इधर एक बार डेल्टा माइनस जनरेट हुआ। कौन सा वाला डेल्टा माइनस ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड टूट रहा है। बात समझे कि बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा वाला डेल्टा माइनस ज्यादा स्टेबल है, ये वाला और ये वाले में से ये वाला डेल्टा माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। जब हाइड्रोजन निकलने लगेगा तो यहाँ डेल्टा माइनस बनेगा, उस डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पर, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे, CH3 CH
CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2। ठीक, ये क्या हो जाएगा इस बार मेजर। जब हमारा लीविंग ग्रुप कैसा होगा, नालायक होगा, आसानी से छोड़ के। ओके, एक और है हमारे पास केस, बट छोड़ो उसको, तो कोई मतलब नहीं। चल, अगला आ जाता है हमारे पास E1CB। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास E1CB, यहां पर लिख सकते हैं हम। अच्छा, यहां पर मैकेनिज्म कौन सा है, E2। मैकेनिज्म कौन सा है, E2। E1 और क्या बनने वाला है, CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब है, कॉन्जुगेट बेस, मतलब एलिमिनेशन होने वाला है बट कुछ कॉन्जुगेट बेस जैसा बनने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम इस तरीके की पोजीशन लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका लीविंग ग्रुप है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। E1CB की कंडीशन यही होती है कि हर जगह E1CB नहीं होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने क्या रखा, सामने रखा OH माइनस। जनरली इधर OH माइनस रखते हैं, बेस की जगह OH माइनस रखते हैं। अब इसके बाद क्या था सीन ना, ये किसको ढूंढेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन। किसको ढूंढेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। पहले ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था। अभी अपन ने इससे पहले वाली जो स्टडीज करी E1 या E2 में, E1 तो छोड़ो, E2 में जो हमने स्टडीज करी वहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, अब आ चुका है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। यही तो करता है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर आप लिखते थे एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस हाइड्रोजन का क्या करने वाला है, एसिडिक नेचर बढ़ाने वाला है। क्या करने वाला है, एसिडिक नेचर बढ़ाने वाला है। तो जो हम देखते थे कि ये कन्वर्ट होगा पाई में और यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप लगा होता है इसको G की जगह X कर दो। ठीक, यहाँ क्या होने वाला है, ये भाई साहब जाएंगे और इसको निकालेगा। अभी ये पाई में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन आयन यहाँ बनने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बन आयन बनने वाला है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, वो स्टेबल होगा। और स्टेबल क्यों होगा, जो ये कार्बन आयन यहाँ पर बना है वो स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए कार्बन आयन स्टेबल है। ज्यादा देर तक स्टेबल से ये भी नहीं रहेगा, तो फिलहाल फिर ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा पाई में और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा, बेसिकली क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका EWG C डबल बॉन्ड C और CH। क्लियर, बैलेंस ही अभी तो मैंने CH3 ले लिया था, आप कुछ भी दे सकते हो। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, E1CB। ओके, तो E1CB का कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, तो
तो वो हम समझ सकते हैं कार्बन के मतलब समझ लेते हैं। चलो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर E1CB, वैसे कोई काम की चीज नहीं है, क्यों होता है बट थोड़ा सा बताने के लिए। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर E1CB, ठीक है। चलो देख लो एक बार, यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड ले लो, Cl कार्बन क्लोरीन क्लोरीन और ठीक है, इस तरीके का कुछ कंपाउंड ले लिया। यहाँ रख दिया मैंने ETO माइनस इन ETOH और हीट कर दिया, है ना, एल्कोहलिक कंडीशंस के। इस तरीके से लिखना मैंने बताया था कि आपको इस तरीके का भी रिएजेंट मिल सकता। ओके, क्लियर है। चलो क्या होगा, पहले ये जाएगा और इसको निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देख पा रहे हो, इस Cl को, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, बैक बॉन्डिंग भी कर लेता है यहाँ पर, तो ज्यादा स्टेबल कार्बन बन जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा C माइनस Cl Cl C F F और F। ओके, ये हमें देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमें पता ही है क्या क्या हो सकता था। G कन्वर्ट होगा किसमें, पाई में, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। और इसकी मैंने रिएक्शन किससे भी कराई है, D2O से भी कराई है। किससे कराई है, D2O से कराई है। तो मुझे एक तो ये प्रोडक्ट देखने को मिला, एक प्रोडक्ट तो मुझे ये देखने को मिला, प्लस साथ साथ ये एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखना, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये एक्सपेरिमेंटल है। और एक जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिला वो यहाँ पर ड्यूटेरियम लग चुका था। सोचो जी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये क्या है, ये आपका माइनस चार्ज है, या फिर बोल सकते हो कॉन्जुगेट बेस है। और बेस किसको ढूंढता है, एक एसिड को। तो जैसे ही तुमने D2O डाला यहाँ पर, ये तुरंत इस D2O में से D को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला बंदा बता देगा। दिस इज एविडेंस ऑफ E1। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल है, तो इसके पीछे तो आपको कोई लॉजिक भी नहीं दिया जा सकता, यही रिएक्शन करा के देखिए। क्लियर है? ओके, चलो देख लेते हैं, एक आधा एग्जांपल देख लो, उसके बाद E1CB में इतना कुछ खास है नहीं। एग्जांपल देख लो, O2N CH2 CH2 NH3 प्लस, एक ये है, और बेस क्या रखा है, OH माइनस। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा हमारे पास pH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH2 निकलने वाला ग्रुप कौन है भैया, O। एक ये, तो आपके पास ये दो क्वेश्चन है, फटाफट से इनको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, ये NH3 प्लस हर बार हैलोजन होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अमोनियम का कैटायन भी हो सकता है, वो भी एक लीविंग ग्रुप की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये भी एक लीविंग ग्रुप की तरह काम कर सकता है। ओके, चलो आंसर देखो। तो यहाँ क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, इसको बाहर निकाल दो, बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, O2N CH डबल बॉन्ड CH2, खत्म किस्सा। प्लस आपको देखने को मिल जाएगा NH3। इसमें क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक लीविंग ग्रुप नहीं है, ये एक आपका क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यह बन जाएगा PH O डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये होती है E1CB रिएक्शन। क्या होती है, E1CB रिएक्शन होती है। चलो, अब आ जाता है हमारे पास एक काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, जिसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, कुछ काम की चीज है,
देख लेते हैं एक बार, ताकि आगे समझ में आगे उसका कभी कभार थ्योरी में देखने को मिल जाता है, एज सच यूज कुछ नहीं है। अगला आ जाता है हमारे पास काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, दैट इज KH अपॉन KD। तो आइसोटोप्स हमें पता ही है क्या होता है, काइनेटिक यानी कि रेट। जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह अगर आप ड्यूटेरियम यूज कर लेते हो, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह अगर आप ड्यूटेरियम यूज कर लेते हो तो क्या रेट में कोई फर्क आता है या नहीं आता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं। चलो तो अब अपन बात कर लेते हैं इवन रिएक्शन की। इसकी बात करते हैं इवन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग इवन रिएक्शन को देखेंगे। तो इवन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, CH3 CH2 CH और X CH3। तो जो हमारा स्लो स्टेप था या जो हमारा RDS था वो क्या था, इस लिविंग ग्रुप का यहां से बाहर निकलना है ना, यही था, इस लिविंग ग्रुप का यहां से बाहर निकलना। तो CH3 CH2 CH प्लस और CH3। फिर उसके बाद क्या था, जो दूसरा स्टेप था, जो फास्ट स्टेप था, यहाँ पर आपका सपोज करो CH3OH जैसा कोई आएगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर पाई में कन्वर्ट कर देगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH, ये बन गया प्रोडक्ट। सही, मान लो ये रेट है आपकी R1, लेट सपोज करो यहाँ पर जो रेट है वो R1 है। सेम केस हम लेते हैं किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ। CH3 CHD कर दिया यहाँ पर, CHX और CH3, इस तरीके से होता है। ये होता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। यहाँ हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको CD3 कर दो, बेसिकली इसको CH नहीं, इसको CD कर दो। ओके, यहाँ पर आप CD कर दो। फिर क्या हुआ, इसमें भी वही होगा। सबसे पहला स्टेप X माइनस का निकलना, ये बाहर निकलेगा, ये इस रिएक्शन का स्लो और RDS होता है। क्या बन जाएगा, CH3 CD2 CH प्लस का चार्ज और CH3। फिर क्या होगा, RH टाइप का एक बेस आएगा, ठीक है, मतलब CH3OH टाइप का ही, यहाँ से ड्यूटेरियम को खींच के ले जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो मेजर प्रोडक्ट सेटअप से बनाना है। CD डबल बॉन्ड CH और CH3 बन गया, बन गया। अब देखो, अगर यहाँ रेट लिखते हो तो यहाँ रेट क्या आ जाएगी, R2। दोनों रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही है, बात समझ में आ रही है, दोनों रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही है। क्या फर्स्ट स्टेप कॉमन है कि भैया हाइड्रोजन का निकलना और कार्बोकेटायन का बनना, या फिर लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हो। क्या है, लिविंग ग्रुप का निकलना और कार्बोकेटायन का बनना। इसका मतलब क्या है, यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं R1 इक्वल्स टू, जो हमारा R1 है वो किसके बराबर है, R2 के बराबर है। और यहां पर अगर हम देखते हैं KH अपॉन KD, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि दोनों के रेट में क्या है, डिफरेंस ही नहीं है, दोनों की रेट क्या है, सेम है, तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, सेम। ठीक, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं फाइनली, नो आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व, नो आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व। क्लियर। चलो, यहां पर हमें कोई भी तरीके का आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ओके, लास्ट अब देख लेते हैं, इवन रिएक्शन हो गया, E2 देख लेते हैं। और यहां पर
सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा। देखो अब देखते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होता है, CH2H CHX, बाहर इसको ऊपर लिख दो X और इधर R ले लो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रख देते हैं ETO माइनस ETOH, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको निकालेगा, ये इधर कन्वर्ट होगा और ये बाहर निकल जाएगा। यही इस रिएक्शन का क्या होता है, स्लो स्टेप होता है या फिर बोल सकते हो आप RDS होता है। मान लो रेट यहाँ पर है R1, बन जाता है प्रोडक्ट क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और सेम इसी तरीके से आप CD2 और यहाँ ड्यूटेरियम CHD और DX और सेम रिएजेंट्स, ठीक है। तो सेम रिएजेंट्स मतलब ETO माइनस ETOH की प्रेजेंस में और हीट करते हैं। ये क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा, पाई में कन्वर्ट होगा और ये बाहर। अगेन ये इस रिएक्शन का क्या होता है, स्लो स्टेप या RDS। यहाँ पर रेट आ जाती है R2, क्या आ जाती है रेट, R2CD डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाता है R। अगर बात करता हूँ, इसको R2 मत लिखो, इसको R3 और इसको R4 लिखो। तो अब यहाँ पर एक चीज कॉमन है, अगर आपको पता हो तो ये वाला बॉन्ड जो होता है ये छोटा होता है और ये वाला बॉन्ड बड़ा होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये बॉन्ड भी टूट रहा है, वहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये चीज नहीं हो रही थी। देखो अगर बात करते हो इस स्टेप की, यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ पर जब ड्यूटेरियम निकल रहा है, तो दोनों की बॉन्ड एनर्जीज क्या होती है, अलग अलग होती है। दोनों की बॉन्ड एनर्जीज क्या होती है, अलग अलग होती है। बट ये इस रिएक्शन का फास्ट स्टेप है और इससे हम रेट का पता नहीं लगा सकते। ये इस रिएक्शन का क्या है, फास्ट स्टेप है, इससे हम रेट पता नहीं लगा सकते। बट यहाँ पर इस बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का टूटना RDS के अंदर इन्वॉल्व है, इसका मतलब अब रेट वेरी करने वाली है। हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा होता है, लंबा होता है, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और बेस इसको आसानी से लेके चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ देखा जाता है R3 ग्रेटर देन R4। यहाँ बोल सकते हैं हम लोग KH अपॉन KD इज ग्रेटर देन, KH अपॉन KD इज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज, यहाँ पर आप बोल सकते हो देयरफॉर, लास्ट चीज बोल सकते हो, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व। कैसे बोला, यहाँ पर जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो फिर बॉन्ड के टूटने का जो डिफिकल्टनेस है, मतलब यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए और यहाँ पर कम चाहिए, इसीलिए रेट क्या हो गई ज्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट है, जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, वो आज ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपको शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और जरूर इसको रिवाइज कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरोमेटिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे अब हम लोग, एरोमेटिक केमिस्ट्री। फटाफट से इसको कॉपी करो और मिलते हैं हम लोग, अब मिलेंगे हम लोग इसमें नेक्स्ट